भव्य नाट्य महोत्सव के इस तीसरे दिवस में मैं संजय सिंह जालौन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ। आज यह कार्यक्रम का अंतिम दिवस है और ये रंग संवाद का कार्यक्रम, इसके बाद आप लोक संगीत का कार्यक्रम देखेंगे और एक नाटक होगा जो भोपाल से जो टीम हमारी आई वो अपनी नाटक की प्रस्तुति देगी। रंग संवाद के कार्यक्रम रखने का उद्देश्य था कि उन विषयों पर चर्चा हो जिससे जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंगमंच में उनको अलग अलग तरीके से हम जानकारी दिखाएं कि रंगमंच विशेष तौर पर केवल नाटक करना नहीं, अपितु उसकी तकनीक, संगीत, साहित्य किस तरीके से हमें बच्चों को एक पढ़ा लिखा रंगकर भी बनाना है, उनके मस्तिष्क का विकास करना है और बौद्धिक विकास करना है। इसी श्रेणी में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। आज के हमारे वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ हिमांशु सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ग्वालियर शहर का एक जाना पहचाना चेहरा, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष के पद पर आप पदासीन हैं और अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा भोपाल से जो मेरी बड़ी बहन विभा श्रीवास्तव जी को कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा ग्वालियर शहर के युवा निर्देशक, युवा रंगकर्मी प्रशांत चौहान जी को कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में भोपाल से जो भी विषय है रंगमंच और तकनीकी, तो तकनीकी के विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं धनुलाल सिन्हा जी। मैं उन्हें भी मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार के बाहर या बैठक में जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे सामने आकर बैठ जाएं और इस परिचर्चा में हिस्सा लें। ठीक है, बाकी और बैठिए इसमें रखिए आपका ना बालों को मेरे को फोन करना। ठीक, हम परिचर्चा को शुरू करते हैं। एक बहुत ही सार्थक मैं वीमेंस नाट्य संस्था की सचिव गीतांजलि गिरिवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें, हमारे अर्पण करें। मैं अशोक सेंगर सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और भोपाल से हमारे बीच पधारी विभा श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। अशोक सेंगर सर। मैं राजेश पाल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और भोपाल से हमारे बीच उपस्थित धनुलाल सिन्हा जी का स्वागत करें। मैं संदीप नागर भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और प्रशांत चौहान जी का स्वागत करें। हमारे देश में एक परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथियों का सम्मान करने के बाद हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय में लेट हो चुके इसलिए सीधे हम लोग आज का विषय है रंगमंच और तकनीक। तो मेरा पहला सवाल जो है वो हिमांशु सर से रहेगा कि सर कई सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिनको रंगमंच के बारे में, रंगमंच किसे कहते हैं हमें नहीं पता, नाटक करना ही रंगमंच है या फिर किस तरीके से, तो आप रंगमंच और तकनीक इस शब्द को परिभाषित करते हुए एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे तो जो हमारे नए बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनको पता चलेगा कि रंगकर्म क्या केवल नाटक करना ही है या रंगमंच शब्द का अर्थ क्या है और उसमें तकनीक का प्रभाव पहले के समय में और आज के समय में किस तरीके से बदलाव हुए हैं, आज के समय में किस तकनीक का प्रयोग की जाती है और जब नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक किए जाते थे तब किन तकनीकों का हम प्रयोग करते थे और रंगमंच क्या है और उसमें तकनीक का क्या योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय संजय, मंच पर आसीन प्रिय गीतांजलि जो
निश्चित रूप से ग्वालियर के रंगमंच में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और वो कार्य सिर्फ ग्वालियर की धरा के लिए नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के एक पटल पर ये कार्य अंकित हो रहा है रंगमंच के क्षेत्र में। इसलिए सबसे पहले गीतांजलि उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई के साथ हुआ। बहुत मनोरंजन हमारे प्रिय भाई बहन बैठे हुए हैं, तो मैं तो मेरा विषय तो कल था एक्चुअली, लेकिन फिर भी क्योंकि इन विषयों पर तो चर्चा निरंतर होती है और जैसा मुझे संजय ने कहा बहुत संक्षिप्त रूप में अपने प्यारे बच्चों को समझाना चाहूँगा क्योंकि मेरा अनुभव है। तकनीक को लेके हम टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं, प्रकाश परिकल्पना है या इत्यादि जो जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम है या इत्यादि जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स है, प्रोजेक्टर है, लाइट है, सबको समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में तकनीक उस तक सीमित नहीं है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की परंपरा में लाइट नहीं था। अगर उस समय लाइट होती तो भरतमुनि निश्चित रूप से फ्रेस्नेल, पीसी, प्लानो, कॉन्वेक्स सबकी चर्चा जरूर करते, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं रहा उस समय तक और आने वाले समय में भी जो उन्होंने उस विषय को अछूता किया हो। लेकिन तकनीक का यहाँ अभिप्राय है वास्तव में उसका करने का तरीका। तो एक अभिनेता की भी एक तकनीक होती है, एक निर्देशक की भी अपनी एक टेक्निक होती है, एक डायरेक्टर, एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या जितने भी मैनेजमेंट में जो कुछ जुड़े हैं वो वास्तव में संपूर्ण प्रक्रिया को एक निर्माण की प्रक्रिया से मंच तक लाने का जो पूरा का प्रोसेस है वो वास्तव में तकनीक है। तो तकनीक को सिर्फ हम एक साइंस की मीडियम में फ्रेम ना करें, अपितु तकनीक होती है। हर एक्टर की अपनी एक तकनीक है। स्वाभाविक है कि एक अभिनेता जब ट्रेंड होता है तो एक निश्चित रूप से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग और एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की ट्रेनिंग और पर्टिकुलर टीचर वो अपने अनुभव से उस तकनीक को बताता है। लेकिन अपने एक लंबे अनुभव के बाद, लंबा सीखने के बाद उसकी जब जो तकनीक बनती है तो खुद की अपनी एक टेक्निक हो जाती है। इसलिए इरफान साहब की जब एक्टिंग होती है तो अलग होती है, नसीर साहब की एक्टिंग होती है तो अलग होती है, राजपाल यादव की एक्टिंग होती है तो अलग होती है। ये हमारे रंगमंच के जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हैं, चाहे वो मनोहर सिंह हो, सुरेखा सीकरी हो या बड़े बड़े जितने भी अधिकमान नक्षत्र हैं, उन सबकी अपनी एक शैली बन गई, तकनीक बन गई। तो एक इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, संभवतः अलगाजी साहब के सारे स्टूडेंट्स रहे, लेकिन सबकी अभिनय शैलियां अलग हैं, वो कारण उनकी तकनीक का है। दूसरा, एक प्राचीन परंपरा और नवीन परंपरा में जो बहुत अंतर आया है वो सोसाइटी का अंतर है और समाज रंगमंच से अछूता नहीं है। जैसा आपने कहा कि रंगमंच को आप सिर्फ नाटक करने तक सीमित रखते हैं या विस्तृत रूप में, तो मेरा ऐसा मानना है कि रंगमंच सिर्फ नाटक करना नहीं है और अकेला अभिनय करने से नाटक होता ही नहीं। मंच पर आना, मंच के बैक स्टेज में और मंच के बनने प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद, मतलब नाटक खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक प्रोसेस होता है। सामान फिर उठा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर उसको वाइंड अप कर रहे हैं, वो सारा एक प्रोसेस है। और ये सारा प्रोसेस सोसाइटी, समाज के अलग अलग केंद्र बिंदुओं से निश्चित है। तो अलग अलग केंद्र बिंदु में ये चलता है। तो सोसाइटी का प्रत्येक पार्ट जो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो रंगमंच पर होता है। राजनीति है, वो भी रंगमंच से रिलेटेड होगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि राजनीति का रंगमंच या कला से कोई लेना देना नहीं। प्लीज अरे नहीं, प्लीज संजय प्लीज, हाँ हमारे लिए सम्मान नहीं। किसी कारणवश रवि जगताप सर थोड़ा हमें देरी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं गीतांजलि जी से अनुरोध करूंगा कि सर का स्वागत करें। कौन घंटा आ जाइए कौन घंटा आप मोटी चला मैं फाइंड करता हूँ। मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा सर। मेरा ये सवाल था कि बच्चे अगर कभी परिभाषित करें कि रंगमंच क्या है, तो एक ऐसा विषय आप क्लियर कर लीजिए कि रंगमंच केवल नाटक का नहीं, रंगमंच है क्या? क्योंकि ये जो जुड़ाव है कई बार फिल्मों को लेकर, तो एक पृष्ठभूमि जानी चाहिए कि रंगमंच यथार्थ में है क्या, और वो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। जीवन के विविध रंगों को मंच पर प्रस्तुत करने ही रंगमंच। कोई रंग हो ऐसा कोई रंग A to Z मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक लाइट वाला जो हमारा है ना, जो बैठा हुआ है भाई, वो भी रंगमंच का हिस्सा है। आप जब खत्म हो जाएगा पूरा नाटक तब भी रंगमंच चलेगा। घर तक जब तक बाइंड अप नहीं होगा तब भी रंगमंच चलेगा।
ये डायरेक्ट में आप टेक्निक की बात कर रहे थे, बैलेंस, हार्मनी, रिदम, प्रोपोर्शन, आप दिख रहे थे सामने से ऑडियंस का व्यू क्या रहेगा, लाइट ऊपर चली तो नहीं जाएगी, 45 डिग्री एंगल से आ रहा है, आपका नाम है लोग ये सब एक्चुअल में रंगमंच है। बस अंतर इतना है कि जब हम इसको एक प्रोसेस में पढ़ते हैं तो ये अवेयर हो जाते हैं कि क्या और अच्छा बेहतर हो सकता है, उसमें एस्थेटिक क्या और सुंदर ला सकते हैं, और ये करेंगे तो थोड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा। बस इन चीज़ों का अंतर है, इसीलिए ट्रेनिंग आवश्यक होती है। और ट्रेनिंग की भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, दोनों प्रकार की ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, अनफॉर्मल ट्रेनिंग, किसी ग्रुप के साथ काम करके, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर के निर्देशन में काम करके, या किसी संस्था से प्रशिक्षण होकर ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। यही तकनीक का मूल रूप से महत्व है। अगला सवाल मेरा विभागी जी से। आप भोपाल से हैं, लगातार रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप रंगमंच को किस तरीके से देखते हैं और रंगमंच में तकनीकी के माध्यम आप क्या समझते हैं? रंगमंच और तकनीक, आपके लिए रंगमंच और तकनीक क्या है? मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ, रंगमंच मेरे लिए घरेलू काम जैसा है। जैसे मैं करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना, सब काम करना, तो वही मेरे लिए रंगमंच है। मैं उसको रंगमंच मानती हूँ कि हम यहाँ पर भी आके वही काम करते हैं। महिलाएं हैं हम लोग, तो महिला पुरुष रंगमंच में कुछ अलग नहीं, सारे एक ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम हम घर में करते हैं वो भी रंगमंच ही होता है। बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की टीचर से बात करना, स्कूल मीटिंग में जाना, सारी चीज़ें घर के अंदर पति से बात करना, सास से बात करना, सब हमारा रंगमंच का हिस्सा होता है। वो हम अवेयर नहीं होते इस बात के लिए। हम अलग अलग, जैसे मैंने संजय से बात की, मैंने गीतांजलि से बात की, गीतांजलि से मेरा एक अलग फ्लो होगा बात करने का, संजय से सर से अलग होगा बात करने का। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं। हेलो, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं सीखने, तो लगता है ये तो हमने सीखा नहीं, हम तो ये कर ही नहीं पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। बाय बर्थ हम एक्टर होते हैं, बाय बर्थ। एक्टिंग रंगमंच को वैसे ही मानती हूँ कि बाय बर्थ एक्टर होते हैं। हम जब करने खड़े होते हैं, हमें कोई जब बताता है तो हम कॉन्शियस होते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन करते हैं वही सारा। सुबह से उठने से लेकर रात तक हम रंगमंच ही करते हैं। मैं तो रंगमंच को ही मानती हूँ, सरल सी भाषा में मैंने बोला। बाकी टेक्निक में सर ने बताई गई सारी चीज़ें, मतलब सर ने जिस तरह से एक साहित्यिक लैंग्वेज में बताया, मैं बहुत आम लैंग्वेज में, मैं जब सर सिखाती हूँ बच्चों को तो वो भी बहुत आम लैंग्वेज में बात होती है, और सिखाने का प्रोसेस भी मेरा बहुत आम होता है। आप शाम को प्ले ज़रूर देखिएगा, बहुत आम तरीके से सिखा के और मैं अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आई। तो मेरे लिए रंगमंच परिवार है और घर गृहस्थी का हिस्सा है। नाम ही खास होता है, घर गृहस्थी का हिस्सा है मेरे लिए। हमारे बीच अभी भोपाल से धनु भैया भी हैं और एक लंबा अरसा उन्होंने रंगमंच को दिया है। मैं धनु भैया से पूछना चाहूँगा कि भैया आप रंगमंच में तकनीकी क्षेत्र में अभी आए, ग्वालियर में आपने सारा सिस्टम मिलाया, तो आप जो रंगमंच में टेक्निकली जो हम बात करें, साइंटिफिकली जो चीज़ें होती है, नॉट साहित्य की बात नहीं करेंगे, तो रंगमंच में यदि तकनीकी चीज़ों को हटा दिया जाए तो क्या नाटक का कोई विशेष फर्क पड़ता है यदि अभिनेता सशक्त है और निर्देशक सशक्त है उसके बाद? नाटक का कहा जाना ही नाटक का सफलता है। टेक्निक तो अपन बाद में सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्टिंग करता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छा है, आपके संवाद आइडिया अच्छा है, आपकी ब्लॉकिंग और सारे जो एलिमेंट्स अच्छा है, तो बिना टेक्निक के भी नाटक खेला जा सकता है। जो रंगमंच में हमारे ग्रामीण कलाकार करते हैं, उनके पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई लाइव इशू है नहीं है उनके पास, ऐसा मंच भी चाहिए, ऐसा भी नहीं उनके पास कोई इशू, पर भी नाटक बेहतर है। अब क्या हुआ है, इतने सारे इंस्टीट्यूट आ चुका है, तो इंस्टीट्यूट का ओरा हम लोगों ने पहन लिया है। तो हमको चाहिए भाई वॉइस के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वॉइस के लिए हमको एक्सरसाइज कर रहा है, फिर योगा करवा रहे हैं। तो जो गांव के कलाकार हैं वो योगा नहीं करते हैं, पर उनको मालूम है कि मैं अगर गीतांजलि जी को आवाज़ देना है तो मैं वहाँ हूँ गृह में, तो इस तरह से आवाज़ देना उसको मालूम है। पर आप शहर के एक्टर को आप उसी चीज़ को समझाना पड़ता है, भाई वो है वो बहुत दूर में है, उसको गीतांजलि ऐसा बोल, गाँव के एक्टर को नहीं लगता है। तो टेक्निक उन लोगों के लिए है जो शहर में है, और शहरी एक्टर अच्छा चीज़ है, मैं भी कहता हूँ कि टेक्निक खराब है, टेक्निक होना चाहिए। और रंगमंच में जो डिसिप्लिन है टेक्निक को लेकर, इससे ही एक्टर डेवलप हुआ है। बड़े बड़े जो आज स्टार हुए हमारे, हम जिनको कहते हैं, उन लोगों ने भी टेक्निक का यूज़ किया है। किसी का मोटा आवाज था, सबने मोटा आवाज को उसने यूज़ करा, डबल से पूरे साफ को दुनिया जाने लगा।
उसी तरह का नसीर साहब का अपना जो बॉडी मूवमेंट है, बोलने का तौर तरीका है, टेक्निक यूज करते हैं। हर एक्टर को टेक्निक यूज करते ही करीब बेले वाले, अगर बेले वाले अगर एक दिन प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो उनका बॉडी मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो टेक्निक वहां पर है कि मूवमेंट तो जरूरी है। आप स्पीच वाले हैं, अगर स्पीच वाले अगर अपने स्पीच का तैयारी नहीं करेंगे, हो अगर योगा है एक लाइन को हमको 10 वेरिएशन में बोलना है तो आपके लिए उसको टेक्निक की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको किस पेट से बोलना है, गले से बोलना है, कहाँ, इसके लिए टेक्निक जरूरी है। अब इसको गुरु जी लोग बताते हैं। तो जब तक किसी गुरु के शरण में आप नहीं जाएंगे, जो अपने हिसाब से तय करता ही करता है, पर किसी गुरु के शरण में गए, जैसे घराना हुआ है, शास्त्रीय संगीतों को घराना है, तो ये भी घराना है, बेटे भी घराना है, अभी तक के घराना चला है, बाबा करम जी का घराना चला है, पानिकर साहब का घराना है, रतन जी का घराना है। तो ये सब क्यों इतने बड़े हुए हैं कि इनका काम करने का तरीका एक शैली अलग है। आज लोगों ने उसी शैली को लेकर डेवलप किया, तब आज उसको दुनिया जाने। आज इंस्टीट्यूट में बहुत सारे हो गए, जैसे MPSD भोपाल में खुला है, उसमें अलग अलग विधाओं के मास्टर आते हैं। कोई मूवमेंट करवाने वाला आता है, कोई स्पीच देने वाले आता है, कोई स्क्रिप्टिंग करवाने आता है। स्क्रिप्ट भी लिखने के टेक्निक हो गया आता है, हमको किस इशू पर स्क्रिप्ट लिखना, वहाँ पर भी टेक्निक यूज होता है। बिना टेक्निक के तो रंगमंच अब अधूरा है। और उस समय भी रहा, जैसे कहा भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लाइट के बारे में नहीं लिखा गया, तो कुछ वर्ष पूर्व भी टेक्निक के बारे में नहीं लिखा गया रहा होगा। जब भरत मुनि साहब का चीज आ जाने के बावजूद अब जिज्ञासु हो गए। आज के बच्चे इतने जिज्ञासु हैं, हर चीज को बाल का खान निकालते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला होगा। अब वो टेक्निक ही वहां पर भी आता है, वहां पर भी टेक्निक आता है। अब मैं लाइट वाला आदमी हूँ, तो थोड़ी सी मैं लाइट के बारे में जरूर चर्चा करूंगा आप लोगों से। मेरा गुरु जी हबीब तनवीर साहब है, और उसने मुझे रंग में यही कहा, बोले बेटा धन्नो, स्टेज में जो शून्यपन होता है, मतलब हमको अंधेरा क्रिएट करना है, लाइट से अंधेरा क्रिएट करना है, और लाइट के माध्यम से नाटक दिखाना, लाइट नहीं दिखाना है। जो नाटक को सपोर्ट कर सके तो वैसा लाइट करना है। और मैं उसी गुरु मंत्र को लेकर अब तक चल रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि आज जिस तरह से टेक्निक आ चुका है, ये सब लाइटें नहीं थी, पार्क नहीं हम लोग यूज करते थे। अब तो पार्क क्योंकि सस्ता हो गया है, वो कौन फ्रिजनल मंगवाया, फ्रिजनल बोलो तो जानते हैं फ्रिजनल किसको बोलते हैं, स्पॉट किसको बोलते हैं, बोलता सब जैसे अभी हमने बनाया सब पार्क हमने स्पॉट बनाया है, LED तो हाँ। तो अब रोज आविष्कार हो रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया। हम अब तो सीखना पड़ता है, साफ भी यूज करने लगे, जबकि रंगमंच के लिए है ही नहीं साफ। वो तो भाई आप डिस्को कीजिए, आप बड़ा इवेंट कीजिए, उसके लिए छटनी करते रहिए। अब मैं देसी आदमी हूँ थोड़ा, तो मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, भिलाई का हूँ, और मैं 10 साल तीजन भाई जी के साथ रहा हूँ। मैं उनका सह निर्देशन करता रहा तीजन भाई जी के साथ में, और पिछले 2000 से मैं हबीब तनवीर साहब के साथ हूँ, और आज मैं उसी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। और विमल श्रीवास्तव जी का नाटक है जिसका मैं आज लाइव करने गया हूँ, और गीतांजलि जी से मेरा परिचय मेरा रंगमंच से हुआ था। मैं भी एक अवसर मिला था, मुझे एक फ्लॉट आया था, उसमें मुझे बोलना था, तो वो भी मैं लाइट के बारे में बोला था। और एक हमारे बहुत बड़े संगीतकार हुआ करते थे, देवी स्वर्गीय देवीलाल नाथ जी, जो नया थिएटर की मैक्सिमम गानों का कंपोजिशन मशीन किया, तो उनके पूरी विधि को आयोजन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे अवसर देने के लिए। सर मैं चाहूँगी कि चूँकि आप नया थिएटर से जुड़े हैं, तो नया थिएटर को लेके या वहाँ के काम को लेके यदि आप कुछ बताना चाहें तो वो भी हमारे लिए ज्ञान वाली बातें रहेगी। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हर वो चीज़ जो तकनीकी रूप से संयोजित करी जाए वो रंगमंच के दायरे में आती है। तो कहीं ना कहीं नया थिएटर का भी अपना आपका एक अनुभव है। नया थिएटर किस तरीके से और आपने किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया, यदि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नया थिएटर के बारे में बच्चों को बताइए। नया थिएटर हबीब तनवीर साहब की है, 1959 में बना हुआ था टीम। पहले तो 54 हबीब साहब ने आगरा बाजार कर चुके थे, पर इसको रजिस्टर्ड रूप में 64 में रजिस्टर्ड हुआ था नया थिएटर, तो उसके बाद कंटिन्यू करता है। और इतने नाटक मेरे जानकारी में जो मैंने नाटक हबीब साहब का देखा, 75 नाटक मेरे काउंटिंग में था। और
उनके नाटक सब एक से, कोई ऐसा नाटक नहीं था जिसको तारीफ नहीं मिला हो। अब अच्छा काम करता है 2 तो पूरा तो निकल ही जाता है। तो हर एक और उसी से आपकी इम्प्रूवमेंट भी होता है कि हमने गलत किया या इस तरह से टेक्निक अपन यूज किए थे जिसमें हम फेल हो गए। तो टेक्निक मतलब आप रंगमंच में टेक्निक का पता लगता है। तो हमीद साहब का जो तौर तरीका था नाटक करने का, तो टोटल इम्प्रोवाइजेशन होता था। हम लोगों को एक सीन दे दिया जाता था, बोले ये ऐसा ऐसा सीन है, गांव का सीन है, गांव के सीन में कुछ विवाद हो गया है 2 पार्टियों में, और जैसे मैं बहादुर तलाली का किस्सा आपको सुनाता हूँ। बहादुर तलाली हमीद साहब को बहुत पुराना नाटक है, ये 76 में बना है। और हमीद साहब घूमते घूमते गए थे गाँव, छत्तीसगढ़ के गाँव सोरागढ़ से चाहे, वहाँ पर उनको किसी ने बताया कि यार एक महिला थी और शराब बेचती थी और उसके ऊपर स्टोरी है। तो उसी को बोले शराब का सीन बनाओ। गांव वाले उसी गांव में बैठे, एक गाड़ी में भर के गए हुए थे, रिसर्च वर्क होता था, हर काम में रिसर्च करते थे। तो रिसर्च वर्क में गए, वहीं बैठे और सीन बनाए। तो सीन एक सीन बना, बोले शराब, फिर वो महिला एक महिला कैरेक्टर भी, तो महिला तो बहादुर तलाली बन गई, फिर उसका सीन डेवलप होते 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 फिर लगता कि नाटक ही हो गया। बाद में स्क्रिप्ट लिखा गया, इम्प्रोवाइजेशन हुआ पहले, फिर स्क्रिप्ट लिखा गया और उसी इम्प्रोवाइजेशन की स्क्रिप्ट बन गया। तो अभी तक पहले तरीका था कि कोई भी नाटक की इम्प्रोवाइजेशन की शुरुआत करते हैं। स्टोरी कलाकार को बाद में पता चला कि मैंने अमुक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, पहले इम्प्रोवाइजेशन के 10-15 सीन बन गया, नाटक भी तैयार हो गया। जैसे चरणदास चोर है 75 में जब बना तो भिलाई में बना था। तो सतनामियों का एक गुरु है गुरु घासीदास, जिसका 18 दिसंबर को जयंती हुआ। तो हरी साहब गए हुए थे, तो रिसर्च वर्क में बोलेगा चरणदास चोर जैसा कहानी है, इस पर वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे। तो जैसे चरणदास चोर का पहला जो पार्ट है पूरा इम्प्रोवाइजेशन सीन है, पुलिस है ही नहीं उसमें, ज्यादा देखा गया पुलिस नहीं है, जुआड़ी शराबी भी करेक्टर नहीं है उसमें, पर सारा सीन बना हुआ है। माल गुजार का भी सीन नहीं है, तो साधु का भी सीन नहीं है। साधु का सीन बस थोड़ा सा है कि बस वो 4 फरन करता है, चरणदास ऐसा ऐसा करते। तो पहला हाथ पूरा इम्प्रोवाइजेशन है। लास्ट में जो सीन बना हुआ है, तो फिल्म में बना है कि चरणदास चोर इतना बड़ा चोर रहता है कि यमराज के यहाँ जाकर भी चित्रगुप्त के पास से जो उनका लिस्ट रहता है, जो पर्चा था, उसको भी चोरी कर लेता है चरणदास चोर, इसलिए अमर हो गया था। तो श्याम बनेगा बच्चों के लिए बनाया, इसलिए ऐसा किया। हबीब साहब ने कहा बोले नहीं, हमको प्रोफेशनल करने, आम जनता के लिए। तो हबीब साहब ने चरणदास चोर को मरवा दिया। तो ऐसा थोड़ा उसमें राजनीतिक पहलू भी रहा है। इमरजेंसी का टाइम रहा उस समय 72 में, तो मैडम के बाद हबीब साहब लोग गए, हम तो नहीं थे उस समय, बताते हैं हबीब साहब की इंदिरा गांधी जी ने क्या मेरे को देख लिखा हबीब ने स्क्रिप्ट ऐसा उसमें आई, तो रानी मरवा देती चरणदास चोर। तो मेरा कहने का मतलब है हबीब साहब का जो तरीका है देसीपन था और सहजता था। उनके यहाँ हम लोग एक्टिंग करते रहे तो पता भी नहीं चलता कि हमने सीन तक से निकल गए। जो स्वाभाविक और नेचुरल एक्टिंग हबीब साहब के यहाँ होता है और अब भी वही हो रहा है। हम लोग प्रयास करें जो भी जुड़े तो वही करें। अब नेचुरल एक्टिंग है तो सहज पर बहुत ही कठिन है, क्योंकि नेचुरल एक्टिंग को समझाना मुश्किल काम है कि वो एक्टर अपने आप समझता है। टेक्निक में तो आप सिखा लो, पर नेचुरल एक्टिंग सिखाना बड़ा मुश्किल था, जो हबीब साहब ने अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरी बात ये जो रंग संवाद में मैं नहीं चाहता कि एक तरफा रहे, युवा वर्ग में इनके बहुत सारे सवाल भी होंगे। मैं वो चूंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं विषय के सारे विषय अलग अलग हैं, रंगमंच एवं तकनीक। अगर आप लोगों के भी सवाल रहेंगे, आप लोगों के भी सवाल रहेंगे, तो ये ज्ञानी लोग आपको दोबारा एक जगह पे एकत्रित नहीं मिलेंगे। सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं। तकनीकी के लिए भौतिक स्तर पर जिन्होंने मेरा विकास किया है, मेरे गुरुजी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के कोई भी सवाल है तो नोट करके तैयार रहें। आधे घंटे का सेशन हम लोग आप लोगों के लिए रखेंगे कि वो रहे। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग रंगमंच से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आपने अपने महाविद्यालय स्तर पर शुरू किया, उसके बाद सरकारी नौकरी करते हुए रंगमंच में रहे। आपने रंगमंच और तकनीक के माध्यम से जिस तरीके से आपने रंगमंच को आत्मसात किया है और उसमें आपने तकनीक को किस तरीके से रखा है अपने जीवन में, कि आप रंगमंच के इस दौर में तकनीक को क्या समझते हैं और रंगमंच को क्या तरीके से देखते हैं? जहाँ तक तकनीक की बात है, तो जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो रंगमंच को बहुत आसान करती जा रही है और उसका उपयोग लगातार किया जाना चाहिए।
मुझे याद है एक बार एक NSD के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने यहाँ शिविर लगाया था और यही नाट्य मंदिर में नाटक था। तो वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि मैं माइक यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं थोड़ा सा लाडला हो गया था उनका, तो मुँह जवान लड़ा लेता था। मैंने कहा सर आपके ज़माने में माइक नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप माइक का उपयोग ना करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो कुछ नहीं, मुस्कुरा के पीठ ठोक दी उन्होंने। फिर माइक का भी इस्तेमाल हुआ। एक्चुअली पहले माइक, ये सारे माइक इस टाइप के नहीं थे, तो कुछ माइक का कुछ था, वो स्टैंड वाले ही माइक हुआ करते थे। और उसके बाद फिर हैंगिंग चालू हुआ, हैंगिंग माइक आ गए। तो मेरा हमेशा ये कहना होता था कि जैसी जैसी टेक्निक आ रही है उसका मैक्सिमम उपयोग करें और उससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब वही बात है कि आपने माइक का इस्तेमाल नहीं किया और आप चाहते हैं कि इतिहास में मेरा नाम हो जाए, मैं अपना माइक से मैं काम कर गया, तो उसके लिए और भी दूसरी चीज़ें हैं कि आपका हॉल वैसा चाहिए। अगर आपका हॉल वैसा है तो आप मत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ग्वालियर में तो अवेलेबल नहीं है ना, दिल्ली में था। तो अब माइक नहीं है, अगर डायलॉग का संप्रेषण नहीं हो पाया तो आपका नाटक तो बेकार हो गया। कोई अच्छी सी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँची, कोई अच्छा डायलॉग बोल दिया, आप तक नहीं पहुँचा, तो मेरा बोलना बेकार हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग अच्छा से अच्छा किया जाए। अब जब हम लोग शुरू हुए थे तब एक फ्लड लाइट हुआ करती थी, ये सब बाद में आएंगे, एक के बाद एक आती है। तो जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ी, स्पॉटलाइट वगैरह आई, लोगों ने देखा वो वाह, ये तो सीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल तो ज़रूरी है, किया जाना चाहिए। और कुछ आपकी तरफ से यदि कोई सवाल है तो। मेरा अब प्रशांत भैया से एक सवाल है। आप लंबे समय से रंगमंच देखते रहे, दर्शक के तौर पर आप अक्सर नजर आते हैं। एक दर्शक के तौर पर भी आदमी रंगमंच को बहुत समझता है। लोग अक्सर दर्शक को बेवकूफ समझते हैं कि दर्शक मूर्ख है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है दर्शक सबसे ज्यादा आदमी है। आपने 1 साल प्रैक्टिस की, अगर उसे पसंद नहीं आया तो बिना सोचे समझे बोल देगा कि बकवास था। तो दर्शक की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आपने रंगमंच को व्यवसायिक बनाने की बात करी है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने कभी कोई काम किया है तो बिना पैसों के लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं इस काम के लिए। आपने भी वशिष्ठ सर के समय काम किया है, कला समूह में काम किया है। आपने रंगमंच को किस तरीके से देखा और आपने कब ये समझ लिया कि रंगमंच व्यवसायिक ही होना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि रंगमंच अरे नहीं, ये तो मेरी साधना है, मेरी तपस्या है, लेकिन उससे रोटी रोजी नहीं चलती। क्योंकि हिमांशु सर बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन उन्होंने एक समय पर अपने जीवन में उन्होंने बोला था मुझे कि मैं एक्सीडेंटल प्रोफेसर नहीं हूँ, ये मेरी चॉइस थी कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है। मैंने किया सब कुछ, लेकिन उसमें से चुना ये क्योंकि मुझे तैयार करना है लोगों को और मुझे मजा आता है। तो आपसे पूछूंगा कि आप दर्शक के तौर पर रंगमंच को देखते हैं और जब आपने नाटक किया तो दोनों में क्या अंतर था, सामने से देखना और खुद करना? धन्यवाद संजय, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और कई लोगों के जहन में भी ये प्रश्न घूमता है और खासकर मेरे जहन में भी ज़्यादा। पहले तो मैंने जो सीखा, जो मेरे गुरु, अगर अभिनय और एक्टिंग के गुरु रहे, मेरे 2 गुरुओं को मैं ज़्यादा मानता हूँ जिन्होंने मुझे इसमें सिखाया, डॉक्टर कमल वशिष्ठ जी और नव कुमार बख्शी जी। इन दोनों ने मुझे बहुत ट्रेन किया। और मेरे तीसरे गुरु अशोक सैगर जी, जिन्होंने मुझे नाटक में सही और गलत और जो कहते हैं कि कमजोरपन जो आता है उसको टाइट करना सिखाया। तो मैं मेरे हिसाब से, सर गुनी हैं, पढ़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जितना सीखा है और जितना देखा है उसके हिसाब से मैं रंगमंच तकनीक, ये जो सोचता हूँ, रंगमंच को मुझे मेरे गुरु ने बताया कि इंद्रधनुष,
ये इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो रंगमंच है, यानी मंच पर रंग होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा तकनीक, तकनीक यानी मेरी सोच से एक खोज कि उस रंगों के साथ मैं क्या नई खोज कर सकता हूं, उसे मैं तकनीक अपने हिसाब से समझता हूं। सबसे बड़ी बात, जैसे कि सर ने बताया कि जो अंग्रेजी भाषा से टेक्निक शब्द आया और ग्रीस का ये लैंग्वेज से टेक्निक करके एक शब्द आया जिसका मतलब भी होता है कला। तो कला में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूं कि लाइट्स का एक पार्ट अलग छोड़ दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हमें जो टेक्निक मिल रही है वो छोड़ दीजिए। मैं पुनः कहूँगा कि मैं, जैसे सरों ने कहा कि मैं इसका आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि शायद भरत मुनि जी के समय, मुझे ऐसा लगता है कि भरत मुनि जी के समय भी लाइट्स होती थी मशालों से, और कलर्स भी होते थे। जैसे गेरू कलर को ईंट से पीस के, मिट्टी से पीस के बनाया जाता था, लाल कलर को भी बनाया जाता था तो फूलों से, लेकिन जो जैसे उनको रेडनेस देनी है तो उस मशाल के सामने कपड़े से, यानी लाल कपड़े को सामने लाके रेडनेस देते थे। सफेद लाइट अगर उनको देनी है तो सफेद कपड़े का यूज करते थे। ये मेरा सोचना है, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ तो उससे समझ में भी आता है। तो मेरे हिसाब से लाइट्स उस समय भी थी, क्योंकि दिन का रंगमंच जो होता है, ओपन रंगमंच होता है, वो बहुत प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जहाँ लाइट्स होती हैं या उस तरीके का प्रोजेक्शन होता है तो शायद रंगमंच बहुत कहते हैं आत्मसात करने वाला होता है और इंटरेस्टिंग बनता है, जिससे कलरफुल। जैसे मुझे डॉक्टर कमल मिश्र जी ने बताया था कि रंगमंच पे रंग होना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जैसे सेट बनाना, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक खोज है, तभी सेट बना। रंगमंच पे मेकअप, ये भी एक खोज है, तभी मेकअप हुआ। क्योंकि बहुत सारे चरित्र बताते हैं कि जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो बॉडी लैंग्वेज से बुजुर्ग बन रहा है, लेकिन उसका सहयोग करते हुए अगर व्हाइट कलर उसके मेकअप में यूज हो जाता है, झुर्रियां बन जाती हैं, तो वो हमको जल्दी रिलेट करता है। हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहां सिनेमा भी हावी रहा है और आप वेब सीरीज वगैरह भी चल रहे हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट बाहर आ रहे हैं, तो लोगों को, दर्शकों को ऑडिटोरियम में लाना, ये भी एक टेक्निक है और जिसे मैं बखूबी निभाता हूं। आप लोग देखते हैं कि मुझे वो तकनीक यानी सोशल मीडिया का उपयोग करना आता है कि अगर मेरा कोई शो है जिसमें शहर के 2% रंगकर्मी भी टिकट लेके नहीं देखते हैं, लेकिन मैं एक नई ऑडियंस को शो को दिखाता और 80,000 रुपए जैसी रकम भी कमा के ले जाता हूं। जैसे संजय ने बताया कि मैं प्रोफेशनल होना इसलिए बोलता हूं, जैसे मैं सबको बोलूंगा कि कई सारे लोगों ने बोला व्यावसायिक रंगमंच करता हूं, मैं व्यावसायिक एक रंगकर्मी हूं। कई सारे लोग होते हैं कि कई जैसे हमारे मैं सैगर साहब से का लूंगा उदाहरण कि वो एक विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं, तो उन्होंने ये व्यवसाय चुना कि मैं एक टीचर बन के पढ़ाऊंगा और मैं उससे अर्न करूंगा। सर ने डिसाइड किया कि मैं एक डॉक्टरेट करके ये प्रोफेशन अपनाऊंगा, और ये ठीक है एक शिक्षक है, लेकिन ये शिक्षक किसके हैं? रंग के, यानी ये भी उसको अर्न कर रहा है। इसी तरीके से मैंने भी ये स्वीकार किया कि मैं इस रंगकर्म को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा और इससे पैसा अर्ज करूंगा। तो ये भी मेरी एक टेक्निक थी, मैं दूसरे विषयों में निकल सकता था और काम कर सकता था। दूसरा अब विषय आता है एज ए दर्शक वाली बात, जो आपका प्रश्न था। हम कई सारे शोज देखते हैं और झट से बोल जाते हैं कि नहीं मजा नहीं आया,
इसने काम अच्छा नहीं किया, इसने ये अच्छा नहीं किया, ये सच्ची बात है और वाकई वो अच्छा नहीं किया। इसको भी सामने वाले को स्वीकारना आना चाहिए जो स्टेज मंच पर है। मैं इसमें एक बहुत कड़ू वचन ही बोलता हूँ क्योंकि लोग बात मेरे को इस नाम से जानते भी है कि ये सच बोल जाता है, कहता है कि तू बुरा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कह दिया था किसी की छोटी तारीफ करके उसको चढ़ाओ ना, उसका भविष्य खराब कर दोगे। आप कुछ समय के लिए बुरे रहोगे लेकिन जब वो आत्मसात करेगा और वो कहेगा नहीं यार ये बंदे ने मेरे लिए सही तो बोला, तो इस पे मैं थोड़ा काया करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि लोग बात बोल तो जाते हैं कि ऐसा है वैसा है ये है, लेकिन ये इसके साथ साथ क्या बेकार है और इसको कैसे सही किया जा सकता है, अगर ये भी बता के जाए और बोले तो इससे बहुत सारे कलाकार हुए या बहुत सारे निर्देशक हुए, उन लोगों को एक सीख मिलेगी। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आपका अनुभव शायद हमारे काम आ सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ वो दर्शक भी झूठी तारीफ कर जाता है और बगल में बैठ के तमाम फालतू बातें करता है और उसके बाद सामने आके उससे क्या बढ़िया करा, क्यों झूठ बोल रहे हो, अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो, आप बोल सकते हो ना कि ये गलत है। इसलिए मैं अगर बोलना चाहूँगा कि रंगमंच अगर कर रहे हैं तो आप पहली बात तो रंगमंच पे टेक्निक जो है ये टेक्निकल चीज़ें तो आपको सहयोग करती हैं, लेकिन आप खोजें अपने आप को, अपने चरित्र को खोजें। जब भी कोई पात्र आप निभाते हैं उस पात्र को खोजना शुरू करें। और वो कैसे खोज सकते हैं कि अगर आपको कोई गरीब का कैरेक्टर दिया या कोई भीख मांगने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर दिया तो आप शहर में ढूंढ सकते हो कि कितने भिखारी हैं, किस किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, उनकी क्या टेक्निक है, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो हम वो कैरेक्टर को आत्मसात करके अपने कैरेक्टर में ला सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जैसे सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे पसंद आई है वाली बात कि हम लोग आजकल जब सिखाते हैं तो बहुत सारे योगा करते हैं और ये करते हैं। जब गांव का एक ऐसा परिवेश होता है कि आदमी को बहुत पैदल चलना होता है, खेतों में काम करना होता है, तो शायद उसको मेरे हिसाब से योगा और इसकी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी वॉइस इसलिए इम्प्रूव हो जाती है कि कोई यहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ टेल्यू पंप को खोलने के लिए वहाँ जोर से आवाज लगा है तो उसकी वॉइस भी अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, शहर में वो चीज़ें नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें होना भी जरूरी है। रंगमंच में जैसे मैंने बताया कि आप मेकअप में टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे कल का नाटक जो हुआ वो संजय ने ही मेकअप किया उसमें, तो उसने मेकअप में कई सारी चीजें ट्राई करी और जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल शो करता हूँ, जानता राजा महानाट्य का मैं निर्देशक हूँ और एक विश्व में अपना एक मुकाम बना चुका है। वेम्बले स्टेडियम जैसे विश्व के सबसे बड़े रंगमंच पर लंदन में भी हम परफॉर्म कर चुके हैं, दिल्ली के लाल किले पे हम निरंतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो टेक्निकल वाइज लाइट एंड साउंड ड्रामा है, वहां पर लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बड़ा साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पात्रों को हम कठपुतलियों की तरह यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि रिकॉर्डेड प्ले जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी ट्राई करिएगा कि किसी गाने को आप सुने और उस पर परफॉर्म करके एक वीडियो बनाएं, तब आपको एहसास होगा कि लिपसिंग कितनी टिपिकल चीज होती है। और रही जैसे जगताप जी ने भी बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि माइक और इसको लेके कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जब आप 1 लाख पब्लिक में, हम गुजरात में एक कार्यक्रम में थे, हमको उम्मीद नहीं थी, हम 10,000 कैपेसिटी तक तो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस जगह पे 1 लाख लोगों के सामने खड़े हैं और लिटरली वो 1 लाख तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन उससे ज्यादा था, तब हम उनके सामने माइक वगैरह और ये सब चीजों से हमारी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं रिकॉर्डेड शो करता हूं क्योंकि उसके शो इजी गॉन हो जाते हैं और जल्दी पैसा मिल जाता है। और दूसरा मेरा ऐसा सोच है कि नाटक प्रोफेशनली तौर पे ही होना चाहिए, शौकिया तौर पे तो होते रहना चाहिए, लेकिन उस शौक को कम से कम हम हमारे जो सहयोगी कलाकार हैं उनके लिए अर्न करें, क्योंकि युवा ही आते हैं और उनके माँ बाप उनसे पहला प्रश्न करते हैं कि पैसे भी तू हमसे ले रहा है, यहाँ तू जा रहा है उनसे ले, गीतांजलि से ले,
या उनसे ले, ये आता है, ये मेरे साथ भी आता है, प्रशांत से मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरी संस्था भी 2 इवेंट ऐसे करती है जो बिना पैसे के होते हैं, लेकिन कई प्रोग्राम हमें पैसे को लेकर करना चाहिए, और हमारे निर्देशक और जो प्रायोजक होते हैं वो तो देते ही हैं पैसे। मैं घूमकर फिर से हिमांशु सर के पास आऊँगा, ये ज़रूरी था चर्चा घुमाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में था 1 साल बहुत पढ़ा, आने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बौद्धिक विकास आज जितना मैं कुछ कह पाता हूँ या पढ़ के समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं गया सर के पास, मुझे समझ में नहीं आया कि सर मैंने 1 साल सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस थोड़े के साथ करूँ क्या। नाट्यशास्त्र थोड़ा पढ़ा, 1 महीने की क्लास में नहीं, फिर सर ने मुझे बताया कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में, फिर मैंने मास्टर्स की, और मैं ये बड़ी बात नहीं कहूँगा कि मेरा सर के साथ में एक अलग तरीके का रिश्ता है, और मैं चाहूँगा इस जगह को छोड़ें, क्योंकि ये जो यूथ है सर, दिग्भ्रमित होकर अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो इनके परिवार और इनके जीवन में बहुत कष्ट आएगा आगे। ये इस तरीके के महोत्सव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको सही रास्ता बताया जाए। अगर कई लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, किसी विश्वविद्यालय में जाकर डिग्री करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत बात नहीं। सीखना, किसी चीज़ को प्रोसेस के तरीके से सीखना, आप इसमें प्रशिक्षण को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इन लोगों का रास्ता प्रशस्त करते हैं कि रंगमंच में यदि आप आ रहे हैं तो क्या सावधानी बरते, कल का जैसा विषय था आप उसको भी थोड़ा जोड़ सकते हैं इसमें। संजय, क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? जी। ये मुद्दा मैं भी सुन के आ रही हूँ, और ये अभी का ज्वलंत मुद्दा है। 1 साल MPhD कर ली थी, क्या उखाड़ी? तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे समझाऊंगी जिससे आप समझ सकते कि चीज़ें कहाँ क्रैक हो रही हैं। ठीक, मैंने 2-3 महीने का कोर्स कर लिया रोटी या खाना बनाना, और आने के बाद यदि मैं मेरी मम्मी को बोलूँ कि मम्मी आपको नमक डालना नहीं आता, नमक ऐसा डालो, क्या मेरी मम्मी उस वक्त हर्ट नहीं होगी कि देखो पैदा करके खाना तो मैं खिला रही हूँ, तो आज मुझे नमक डालना सिखाएगी? माना तुमने टेक्निक सीखी कि नमक को ऐसे नहीं ऐसे डालना है, लेकिन नमक का मेजरमेंट तो मेरे पास है ना। और यदि वही बेटी माँ के साथ खाना बनाए, हाथ से हाथ मिलाकर, फिर उससे कहा जाए तो वही बात बता रही हूँ, वही बात बता रही हूँ। ये तो व्यक्ति कहते हैं सर को प्रशिक्षण के माध्यम से बोलने की बात बेटा कि वो अनुभव और वो टेक्निक यदि मिल जाए तो क्या कमाल करते वो नहीं जानते। तो जो बीच की एक पतली लाइन है ना, उसी को ब्रेक करना बाकी। मैं इस बात में एक बार और जोड़ूंगा, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर हमारे बीच बैठे हैं, उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अक्सर ये ना मापा जाए कि जिसके बाल सफ़ेद होंगे वही नाट्यशास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। मैंने पढ़ा है, और जितनी बारीकी ये जो एक है सर, कुछ मतलब नहीं होता फिर भी एक है तो कुछ, तो प्रशिक्षण किस तरीके से युवा पीढ़ी और इन सब चीज़ों के बीच सामंजस्य बने, और रंगमंच जो है ना, रंगमंच सच्चाई सिखाता है, सत्य कहना सिखाता है और सत्य स्वीकारना भी सिखाता है। आप तो मैं वही चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा इनके भविष्य को देखते हुए क्लियर करेंगे तो बात सही रहेगा। ये व्यक्तिगत हो जाएगा सर, क्योंकि वो ही बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा, आपकी जो काफ़ी घुमावदार बात को मैं सीधे शब्दों में पूछने की कोशिश करता हूँ कि आज हिमांशु जी हमारे बीच में हैं, तो इस बात का हम फायदा उठाएं। जो प्रश्न हमारे मन में है, और मेरे भी मन में आज इतने वर्षों बाद भी मैं उस बारे में सोचता रहता हूँ, तो आज मैं उस मौके का फायदा उठाते हुए हिमांशु जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना और साल भर के कोर्सेस लोगों ने जो दुकानें चालू की हैं, वो इन बच्चों को कितना फायदा पहुँचा सकती है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय संजय जी, गीतांजलि आदरणीय दादा। मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है, घड़ी के बीच में जो पॉइंट है ना वो खड़ा हुआ है। मुझे किस तरफ जाना है, 12 बजाने है, 3 बजाने है, 6 बजाने है। परंतु मैं बहुत न्यूट्रल और सच्ची बात कहूँगा जैसा मेरा अनुभव। देखिए, पहले तो एक सोच है जो थोपी नहीं जा सकती, सबसे पहले अपने पे लागू करना चाहिए। एक छोटी सी बात है, एक ऊंट वाला रहट वाले के पास गया, पानी रहट होता है ना जो पानी निकलता, तो रहट से पानी गिरे तो वो चट सी आवाज आए, खट सी, फिर वो सर्कुलेट हो रहा है, तो जैसे वो खट की आवाज आए ऊंट पीछे बिदक जाए, पानी ना पी।
ये आधा एक घंटे होता रहा, वो पानी नहीं पी पा रहा। दूध वाले ने बोला भैया ये खटखट बंद करो रेड, नहीं तो हमारा वो पानी नहीं पी पा रहा। तो रेड वाले ने बोला, बड़ा फिलोसफिकल आंसर, अगर उसको थोड़ा देखें, खटखट बंद तो पानी बंद, पानी पीना है तो खटखट पे पी लो। तो ये जितनी छोटी बहुत घटनाएं हैं, ये जीवन का एक अंग है, वो होती है, होती आती रहेगी। ये आज की नहीं है, वशिष्ठ साहब जब थे उनके समय में भी थी, अलग तरह की समस्याएं थी, उससे पहले अलग तरह की समस्याएं थी, आपके बाद संजय अलग तरह की समस्याएं हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसने बंद लिखा, क्या लिखा? वो कहते हैं आज जो समस्याएं हैं कल उनका समाधान हो जाएगा, परसों पुनः नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये चल रहा है, चल, ये तो हम सब गांठ बांध जो पढ़ रहे हैं। अब जहां तक नवीन बच्चे हैं, मुझे लगता है इनको कहने और बार बार समझाने से बेहतर है उनको उस प्रोसेस में डाल दिया जाए, क्योंकि आप बार बार बोलते आप बड़ा प्रवचन दे रहा है, बड़ी चीजें कर रहा है। और दूसरी चीज है, जैसा प्रिय संजय ने भी कहा और दादा ने भी कहा, मैं 3 महीने के कैप्सूल कोर्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानता हूं जितना 30 साल का कोर्स। कम से कम 3 महीने के कोर्स में एक तो उसका रोजगार जो चल रहा है, चल तो रहा है, कम से कम एक धंधा कर रहा है बेचारा, कोई नुकसान नहीं। दूसरा, कम से कम कुछ तो सीख रहा है, थिएटर का कोई तो संस्कार है। आप ईमानदारी से देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी से म्यूजिक वाले बच्चे पास आउट हो जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन क्लास लेते हैं और 1000 पे करते हैं। आप थिएटर वाले के पास किसी के पास चले जाइए, वो सिखाना शुरू करेगा, यार पैसे ले रहा हो, मतलब म्यूजिक पैसे में दोगे, डांस पैसे में सीखोगे, पेंटिंग पैसे में सीखोगे, नाटक फ्री में सिखाओ, तो बिल्कुल मुझे तो अच्छे लगते हैं। दूसरा, दोनों तरह के कोर्सेज हैं, ये हमारे कुछ पूर्व रंगकर्मी जो रहे हैं, हमारे जो उनके भी दायित्व थे, हम सब उसमें शामिल हैं। आज हम लोगों के भी कुछ दायित्व है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम पे भी सवाल पूछेगी। केवी में आज तक पाठ्यक्रम में नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट के पाठ्यक्रम में थिएटर में सब्जेक्ट नहीं है। ये करना चाहिए, म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, थिएटर क्यों नहीं है? ये लैक क्यों मिसिंग क्यों रहा? अगर सीएम राइज आ गया है, डांस की पोस्ट निकल गई है, आपके म्यूजिक का हो गया है, पेंटिंग का हो रहा है, थिएटर मिसिंग है। अगर इतनी ये हम लोग जवाबदेही से आप काम करते हो, उस मुद्दे तक यूजीसी तक पहुंचते, तो संभवतः 40,000 पोस्ट होगी, एक रंगकर भी नहीं रहता। और रोजगार की जहां बात जैसे है कि सारे रंगकर भी बीपीए करेंगे, फिर एमपीए करेंगे, तो फिर समाधान आपको नहीं देना, ऑलरेडी समाधान बन जाएगा, रेडी हो जाए। तो हमें इन विषयों को लेकर काम करना चाहिए। दूसरा, इस टाइप का जो थिएटर है वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रशांत भाई आप जैसे लोग करते, एक है बौद्धिक थिएटर जो लगातार चल रहा था, एक प्रोफेशनल थिएटर, प्रोफेशनल दोनों है एक्चुअल में, कमर्शियलिज्म थोड़ा कह दीजिए। जैसे आज खाटू श्याम जी तैयार कर रहे हैं, स्वाभाविक है, खाटू श्याम की अपनी ऑडियंस है, उनको नाटक से मतलब नहीं है, खाटू श्याम जी के लिए आएंगे 1 लाख लोग, सिंपल सी बात। हम लोगों ने निशाद किया, 7-8 हजार ऑडियंस होती थी, वो भी लाइट साउंड शो था, है ना। तो एक पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट है जिसके लिए ऑडियंस बनी हुई है, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके लिए ऑडियंस बनी नहीं, दोनों के तालमेल से। और ये तभी संभव है संजय जब पढ़ाई किसी भी रूप में हो, चाहे आप अनौपचारिक दो, औपचारिक दो। एक तो एक्चुअली चक्कर क्या हो गया ना, इधर भी सवाल हो गया, इधर भी सवाल, तो मूल सवाल मैं भूल गया। तो एक बार सवाल और रिपीट कर दो, आप चाहोगे एक बार रिपीट करो। सवाल ये भी है सर कि अभी जो बच्चे हैं, एक्चुअली में क्या, जैसे कई बार हम लोग काउंसलिंग करते हैं और आप कई लोग छोड़ के चले गए, आपके समझाने से आपको तो नुकसान हो रहा था, लेकिन आपने जैसे उनकी काउंसलिंग की तो उनको पता चला कि एक्चुअली में वो रंगमंच करना ही नहीं चाहते थे, आई किसी और वजह से थे। तो उनका भविष्य, उनका समय, ये ईमानदारी हम सबको अपने स्वार्थ के लिए उनका भविष्य खराब नहीं करना है। तो आप उन्हें क्या चीज बताएंगे कि किस तरीके से इस विधा में आए, और आ रहे हैं तो किन चीजों की सावधानी जरूर कोई बरतें? सावधानी भी रखना है, कह रहा हूं थिएटर कितना भी गंदा थिएटर करेगा वो भविष्य खराब नहीं कर सकता। थिएटर किसी भी तरीका का होगा वो खराब नहीं करेगा, कुछ दे के ही जाएगा, आउटपुट इनपुट कुछ मिलेगा, उसको बोलना मिलेगा, चलना मिलेगा, सोचना मिलेगा, लेकिन कुछ भी मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं। दे के ही जाएगी, इससे नुकसान कुछ नहीं। जहां तक आप अब समस्या आती है, जब हम धीरे धीरे थिएटर करने लगते हैं तो थोड़ी अप्रोच बदलती है, फिर हम ये सही है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है, उन्हीं जनों से रिक्वेस्ट नहीं है, थोड़ा धैर्य भी जरूरी है। रील भी बनाए, बुरी चीज नहीं है, रील को भी बुरा नहीं मानता, और जो टिकटॉक और वो सब चल रहा है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका वैचारिक स्तर कितना है। तो कोई जब गलत कहेगा, अब टिकटॉक बंद हो गया बीच में, चाइना ने जब बैन लगा दिया, फिर कहाँ गए बेचारे वो स्टार। तो जब आप धरातलीय स्तर पर अगर काम करोगे तो आपके पास हजारों ऑप्शन होंगे, लेकिन आप एक सतही लेवल पर टीआरपी देखिए, सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों में अंतर है। प्रसिद्ध तो आप अभी बाड़े में पेटीकोट पहन के चले जाओ, प्रसिद्ध हो जाओगे, कल तक आपकी न्यूज छप जाएगी।
लेकिन सिद्धि के माध्यम से अगर प्रसिद्ध हो तो लंबे समय तक रहा है। तो उसके लिए क्या करना है ये बहुत सकारात्मक दिशा है। MPSD से पास आउट होना, फिर RMT से पास आउट, ये सब पॉल है जो अलग अलग वृक्ष की तरह बढ़ रही है। कुछ जितना इनके पास ज्ञान होगा वो इनसे लेंगे, उसके बाद बड़ा लगेगा तो इनके पास जाएंगे, हमारे पास हमारे भी गुरु हैं। तो ये क्रम बढ़ रहा, घट कुछ नहीं रहा। और जो तकनीकी स्वीकार्यता है, चीज़ों की स्वीकार्यता है, मुझे लगता है हमारे जितने जो गुणीजन लोग हैं जिन्होंने अपना रंगमंच को बहुत लंबा अनुभव दे दिया है, उनको समझाने या क्रिटिसाइज से बेहतर है। देखिए एक और चीज सुनना भी जरूरी है। अगर कोई कह रहा है, जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि दर्शक ने कह दिया खराब, तो ठीक है खराब, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है खराब। किसी ने कहा यार क्या कर रहा हो 3 महीने का कोर्स, तो ठीक है, तो उस पर रिएक्ट भी नहीं करना है बहुत जल्दी। मेरे हिसाब से ऐसा मानिए काम से रिएक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, कमियां रह गई तो उसको दूर करेंगे। अगर कच्चा अगर कुछ पहुंच गया मटेरियल तो स्वाभाविक दर्शकों को लगा, दर्शक स्वतंत्र है भाई। आपने नाटक कर दिया, अब मंच पर जिस समय वो प्रस्तुति के लायक पहुंच गया, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो दर्शक अब वो अच्छा करा बुरा करा तो आप एक्सेप्ट करो, उसमें क्या नुकसान। जहां तक जो हम लोग रंगकर्मियों का दायित्व है, वो जो 3 महीने के कोर्स है, 2 साल के कोर्स है, उनका थोड़ा सा अप्रोच बार बार जरूर चेक करना चाहिए। हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो सीधा कह दिया आप तुम्हें खराब कर रहे हो, एक दूसरा उसको कभी और देखिए 2 तरीके से मनोबल होता है। हमने कहा अरे यार बहुत अच्छा था, साइड में ले गए थोड़ा सा, ऐसा होता और मजा आ जाए। तो इससे क्या है, उसके व्यक्तित्व में थोड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और संभवतः वो आगे सुधार करने की कोशिश करें। तो रंगमंच एक सतत प्रक्रिया है, बहुत उलझन भी है और सुलझन भी है। मैं तो उसको बहुत सकारात्मक रूप में देख रहा हूँ। मैं अपनी ईमानदारी से बताऊँ, बहुत पढ़ रहा हूँ अभी और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। बहुत स्वर्णिम अवसर है और बहुत स्वर्ण काल भी आएगा। कोई बेरोजगारी नहीं है बनस्पत, आप उसके लिए तैयार रहें। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सीधी स्थिति होगी झोला छाप वाली स्थिति, तो वो ना बने। और बाकी मॉनिटरिंग हर चीज़ की जरूरत है सर, हर चीज़ का एक समय बाद उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। 3 महीने लगता है कि रंगमंच वाकई रंगमंच होता है, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा ये कैटेगरी में न रखते हुए आप अपने रंगमंच पे फोकस होकर आगे बढ़ते रहिए, खुद उस मुकाम पे पहुंचे। देखो गीतांजलि क्या है इसमें, मुझे ऐसा लगता है हमारा काम है रंगमंच करना। आपने वो नाटक किस ढंग से किस प्रोसेस में तैयार किया वो दर्शक को नहीं मालूम। हो सकता है कई बार आपने 6 महीने जबरदस्त रिहर्सल करी और अंत के दिन में जो लीड एक्टर था वो छोड़ के चला गया, अब नाटक का भट्टा बैठ गया, है ना। तो दर्शक ने तो वो देखा, तो दर्शक स्वतंत्र है अगर कह रहा है। हमारा काम है सतत काम करना। आज से 10 साल पहले जैसा थिएटर हम करते थे आज नहीं कर रहे, कल और अच्छा करेंगे। तो ये चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसे सवाल है जिनका कोई ना आदि है ना अंत है। सिंपल ये है कि समाज भी इसीलिए नहीं बहुत अभी तो मैं चीजें निकल गई। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी जितने गुणीजन बैठे हैं वो सब अपने आप में धुरंधर है। आप सब भी अपने धुरंधरता की ओर बढ़ रहे हैं। साहब एक सकारात्मक रूप में काम करिए। आयोजन करना कोई छोटी बात है, इतने लेवल पे लेके आना छोटी बात है, संचालन करना छोटी बात है। इतने बच्चे सुन रहे हैं, आज आपके अंशिन में पैदा हो जाएंगे और लगातार रक्त बीज की तरह काम करेगा। मैं अभी समापन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन और कर सकते हैं, 1-2 सवाल ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को सवाल कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा पैनल आपको शायद दोबारा मिले। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, 2 लोगों के मन में सवाल होते हैं, या तो जिसे सब कुछ आता है वो नहीं पूछता, या जिसे समझ नहीं आता वो। एक बच्चा है जो हाथ उठा रहा है। हाँ ये सेंटर का सवाल ये है कि मैंने 2 तरह की बातें सुनी हैं। जी, एक बात तो ये सुनी कि तकनीकी जो है वो कला की हत्यारे हैं। तकनीकी कला की हत्यारे हैं, यानी जितना ज्यादा तकनीकी का प्रयोग होगा उतनी कलाकार की कलात्मक क्षमता कम होती जाएगी। और दूसरी बात मैंने ये सुनी है कि तकनीकी के बगैर रंगमंच में निखार नहीं आ सकता। ये 2 विरोधाभासी बातें हैं। इन दोनों विचारों में से किस विचार को आप ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? ये मेरे से मतलब कोई नहीं ले सकता जवाब। आपने जैसा दादा कहा कि तकनीक कला की हत्यारे है। कला की हत्या ना कभी थी, ना है, ना होगी। हर चीज का एक संतुलित प्रयोग आवश्यक है। सब्जी में ज्यादा हींग डाल देंगे तो सब्जी कड़वी हो जाएगी।
ज़्यादा नमक डाल दिया तो कड़वी हो जाएगी। तो जो संभवतः जो कलाकार है उसको ये निर्णय की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए कि कितनी मात्रा में मुझे किस तकनीक का कैसे प्रयोग करना। अगर वो नहीं जानता तो फिर वो कलाकार नहीं, सिंपल सी बात। क्योंकि किस लेवल का मुझे तकनीक प्रयोग करना है, तो तकनीक तो है वो जरूरी है, और मैं टेक्निक को सिर्फ लाइट उस तक कॉमन नहीं कर रहा हूँ। हर प्रकार का जो कलात्मक बोध है, सौंदर्य बोध है, वो सब तकनीक के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपने क्या कहा था कि तकनीक एक तो कला की हत्या है, बिल्कुल निखारती। तकनीक वो पक्ष होता है, हम जब बच्चे को अल्फाबेट सिखाते हैं, आ ई उ या संवादों का, ये थिएटर की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तकनीकी तो दे रहे हैं, बा आ चा शब्दों का उच्चारण उसको सिखा रहे हैं। तो एक तकनीक एक ऐसी प्रोसेस है, सकारात्मक प्रोसेस होता है, जिसको आप सिखाकर कुछ लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उसका डेवलपमेंट और उसकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या होगा, वो स्वतंत्र कर सकता है। हमने उसको एक लकीर बना, भाई इधर पेंटिंग के विद्यार्थी कुछ बैठे हैं, आपको सिखाया क्या जाता है, लाइन कलर और टेक्सचर, ऐसे लाइन ऐसे लाइन, ये कर्व लाइन ये लाइन। इसके बाद जो रचनात्मक प्रक्रिया वो की है। अब पेंटिंग से वो पिकासो बना रहे हैं या पेंटिंग से कुछ प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे हैं, सब उनकी रचनात्मक क्षमता है। तो तकनीक वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसके बिना संभव नहीं कर सकते। मतलब मुझे जो आपके प्रश्न को मैंने समझा वो ऐसा मुझे लगा कि तकनीक दो तरह की, यानी एक टेक्निकल तकनीक, यानी ये जो लाइट्स वगैरह और ये अलग अलग जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये, और दूसरा आर्टिस्टिक तकनीक जो कलाकार अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से या अपने परफॉर्मेंस से उस टेक्निक को यूज करके जो परफॉर्म करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सही है, दोनों ऐसे हैं कि इनको दोनों को नकारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो तकनीक है, यानी एक तकनीक और टेक्निक दोनों को यूज करो। टेक्निक यानी मैं इंग्लिश वातावरण को लेते हुए लाइट्स वगैरह और ये सब चीजें जो भी ऐसे उपकरण हैं उनके लिए जो स्टेज पे यूज है, आजकल स्क्रीन यूज हो रही है। लेकिन तकनीक यानी जो कलाकार अपने भाव से या अपने वॉइस एक्सप्रेशन से जो अपने आप को परफॉर्म करता था, तो आजकल उस हिसाब से अगर ये टेक्निक उसके ऊपर थोड़ी हावी तो हो रही है, लेकिन आज के रंगमंच में कुछ तो बदल चाहिए। और जैसे कल चारू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैंने सर से भी डिस्कशन करी कि पुरानी स्क्रिप्ट्स के साथ साथ हम अब नई स्क्रिप्ट पे काम किया जाए और नया चीजें लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा जैसे पौराणिक घटनाओं को नए तरीके से लाया जा रहा है। जैसे कल भी हमने एक नाटक देखा, वो भी पौराणिक घटना पे आधारित था। तो ये दोनों एक पैरेलल ही हैं और जिसको उसको ऊपर हावी करना है, हर चीज का हाँ, और मतलब कह सकते हैं कि वो हत्यारा तो कुछ भी नहीं है। शार्पी आ गई है, शार्पी का अगर सही प्रयोग करें तो शार्पी भी फॉलोज में भी यूज करते हैं, लेकिन मेरा ये ऐसा मानना है कि ये हत्यारा नहीं कहलाएगी। और हाँ, अगर हम उस टेक्निक को ज्यादा ही उपयोग कर लें और तो फिर आर्टिस्ट मर जाए तो ये वाकई हत्यारा हो जाएगी। लेकिन दोनों का समावेश समतर मतलब एक लेवल पे हो, जितनी जरूरत ये टेक्निक की है और जितनी जरूरत तकनीक की है, तो वो दोनों को अगर अपन यूज करेंगे तो वही हो जाएगा। कि स्टेज पर एक्टर दिखना चाहिए, लाइव नहीं। ये जो सेंगर साहब का जो बात थी हत्या वाली बात पे, हाँ मेरी बात नहीं गई थी। मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि जैसे अभिनेता है, गाना नहीं आता, अगर तकनीकी ना होती तो वो गाना सीखता, गायन कला को भी निखारता। लेकिन आज हम उसको प्लेबैक दे लेते हैं या लैपटॉप के पीछे गाना दे लेते हैं। तो इस तरह से जो कलात्मकता उसकी बढ़नी चाहिए थी, तो तकनीकी के सपोर्ट से घट गई। मैं सेंगर साहब आप ही की बात को बता रहा हूँ कि बड़े सरल शब्दों में बता दूं कि बाथरूम सिंगर भी आजकल बहुत बड़े बड़े सिंगर हो गए हैं। वो तकनीकी है कि वो क्या क्या होता है वो उस पर, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है कि जो वास्तविक सिंगर है वो स्टेज छोड़ रहा है। और ठीक इसी की तरह
मैंने एक्टिंग में भी देखा, सर आपका ध्यान चाहूँगा, एक्टिंग में मैंने देखा कि कोई शूट चल रहा है और एक्टर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है जो होना चाहिए, एक्टर को नहीं होता, आखिर वो कह देता अच्छा तो मुँह चला के चले। तो जब मैंने ये चीज़ आंखों से देखी सुनी तो मुझे लगा कल को ये एक्टिंग खत्म हो रही है क्या, जैसे गाना खत्म हो गया। आजकल हर कोई बहुत अच्छा सिंगर हो गया, तो सिंगर साहब की चिंता वाजिब है। डबिंग इसीलिए की जाए, बहुत बड़ी चीज बोली आपने। डबिंग का मतलब ही यही होता है कि अगर आपने ठीक से समझ नहीं है प्लेबैक खत्म हो रहा है, नहीं उसका टेक्नीशियन का जरूरी है। इसीलिए तो अच्छे गुरुओं की आज आवश्यकता है कि तकनीक के प्रयोग के साथ ये भी बताएं कि असली ट्रेनिंग तो वही है। देखिए अब सिनेमा बन रहा है, अब उसके पास इतना समय नहीं है तो एक साल में एक्टर को तैयार करे दोबारा से शूट करे, तो वो तो चीटिंग करके निकाल लेगा। लेकिन अल्टीमेट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हम लोग जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही है कि आप लोग प्रॉपर एक्टर तैयार करें। हाँ बेटा माइक आ गया तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसे भी। तो ये हम लोग ये सुविधा है। जी 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 एक्चुअल क्या है कि दुनिया की बहुत बड़ी चीज देखी मैंने। अच्छा नहीं बैठ के बात करें जी जी ग्लैमर जो है ना जी वो ऑडियंस की में जी जी अपन लोगों की बहुत मेहनत है। जी जी अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ जी ज़्यादा जानते हैं, संजय अभी जानते हैं कितना थकान हो जाती है, कितना परेशानी हो जाती है, हम लोगों की कितनी मेहनत हो जाती है, जी पागल से हो जाते हैं। जी ऐसा लगता है हमारा विरोध चला गया, पागल खड़े हो जाए। जी जी लोगों के लिए ग्लैमर से दूर करोगे प्रसाद, मैं तुमको बोलूं मैं अगर इसमें आपकी बात में ऐड ऑन करूं सर कि थिएटर में ग्लैमर कर दो। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो टीआरपी इस चर्चा को थिएटर की कर दो, थिएटर आगे हो सकता है, बिल्कुल बहुत संभावना है, बन सकती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कौन देख रहा है? आप कई लोग इन इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं, लेकिन जब हम राजा मानसिंह में पढ़ते हैं तो सुबह 11 बजे जाकर हम शारीरिक अभ्यास करते हैं, एक पैर पर खड़ा होना सीखते हैं, और वो एक को नहीं सिखाया जाता, उन 52 बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद रंग संगीत की कक्षा होती है जिसमें गाना सिखाया जाता है। एक्चुअल में हम इन इंस्टीट्यूशंस को अपने माइंड में ऐसा बना करके बैठे हैं कि शायद वहाँ से बच्चा निकलेगा तो वो हमारा अपमान ही करेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसीलिए इन जगहों पर जाने के बाद समझ जो अनजाने में गलतियाँ होती हैं वो समझने के बाद नहीं होती। तो ज्ञान इंसान को वाचालता से शांति की ओर ले जाता है। तो जब हम जाएंगे एक दिन सभी बड़ों को, एक बार मैं चाहता हूँ कि क्लास भी लेने जाना चाहिए इस उम्र में, तब पता चलेगा कि ये प्रशिक्षण हमारे मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है और किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। ये चीज अभी हिमांशु सर बहुत बड़े बड़े बच्चों की क्लास लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो बड़े होने से उनकी सीखने की चाह खत्म हो गई। रेणु झवर मैम अभी इस उम्र में अगर कथक सीखती है और अंजना झा उनसे बहुत छोटी है, लेकिन वो गुरु की तरह ट्रीट करती है, वो शिष्य की तरह सीखती है। ये जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये छोटा मुझे कुछ दे नहीं सकता, बच्चा भी खेलते हुए कई चीजें सिखा जाता है, लेना आना चाहिए, बस यही है मंच कि आप कैसे लेते हैं और कहाँ से आते हैं। तो मैं अब तक प्रसाद वैसे सीखते हैं, आधे घंटे का मैंने सीरियल किया, आधे घंटे के सीरियल की सर हम 12 घंटे शूटिंग करते हैं। होता है पूरा 12 घंटे का शेड्यूल करके 12 घंटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मेहनत ना। ये रंगमंच है सर कि बात कोई उठना नहीं चाहता, बात करना चाहते हैं जो जकड़ के रखते हैं। रंगमंच है कि वहां से एनर्जी मिलती है और यहाँ से। सच बताऊं, रंगमंच एक सच्चाई है। जिस दिन आप अपने मुखौटे उतारते जाएंगे, आप बोझ के नीचे से हटते चले जाएंगे और आप सच में रंगमंच को देख पाओगे कि क्या घर में अलग किरदार है, दोस्तों के सामने अलग किरदार है, मित्र के साथ अलग किरदार है, किसी और के। जिस दिन मुखौटों के बोझ से आप हल्के होते जाएंगे, आप रंगमंच को एक अलग दृष्टि से देख पाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये उससे ज्यादा सुंदर चीज और कुछ है नहीं। जिस समय मैं विद्यार्थी था, मैंने विद्यार्थी जीवन में अपने अधिकारों का सब कुछ किया, लेकिन इनका जो प्रेम है, डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है सर, गुरुजन लोग बैठे हैं, सर बैठे हैं, मुझे लगता है आज रंगमंच ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे संस्कार मिल रहे हैं, संस्कार मिल रहे हैं। बाकी आप स्कूल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे जगह जहाँ आप जाते हैं वहाँ संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ
भोपाल से आई हूँ। भोपाल में देखती हूँ बहुत हॉस्टल्स में लड़के लड़के रहते, संस्कार कहीं नहीं है। पर वो जो थिएटर में आते हैं लोग, परंपराएं, हम मैं थिएटर की बात करती हूँ, आप लोग भी सर शायद ऐसे ही करते होंगे कि हमें भी यही सिखाया है कि हमें झाड़ू भी लगानी है, हमें झाड़ू लगानी है, हमें चप्पल जूते हमें बिल्कुल जमा के रखने हैं सामने, उसके बाद गुरु है तो उनके पैर छूने हैं। आज टीचर्स के हम आज भी हमारे जो टीचर जो पढ़ाते थे उनके पैर छूते हैं जाके, तो ये हमारे संस्कार है। वो संस्कार माँ बाप से तो आते ही हैं, लेकिन अब माँ बाप को शायद टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं संस्कार। तो हर बच्चे को, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सबसे किसी भी फील्ड का हो उसको ज़रूर 2 साल थिएटर सीखना चाहिए। अगर हर बच्चा 2 साल थिएटर सीखता है, एक तो वो ग्रूमिंग होती है उसकी भयंकर, वो किसी भी के सामने, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, इंटरव्यू देते हो, कहीं भी, तो आप बेझिझक खड़े होकर सामने आप बात कर सकते हो। जो आपके अंदर झिझक है शायद वो सारी खत्म हो जाती है थिएटर से। उसके बाद जो हमारे संस्कार है वो हमें बहुत आगे ले जाता है। हम लोग जहाँ पे भी हैं, मैं बेसिकली पहले आर्टिस्ट थी, अब थिएटर भी कर रही हूँ साथ में। तो प्रभात गांगुली जी की शिष्य हूँ मैं, प्रभात गांगुली जी गुलबर्धन जी की शिष्य हूँ मैं, चंद्रबाबा बारिक जी की। तो उनसे मैंने संस्कार सीखे हैं। आप शायद आजकल के बच्चे की मैं आपको बता रही हूँ, आजकल के बच्चों को अगर डांट दो एक बार तो वो दूसरी बार क्लास में आते, उनको लगता नहीं। लेकिन हम सच बता रहे हैं, धनु भैया भी ये बताएंगे, सर भी बताएंगे, गीतांजलि भी बताएगी ये बात कि इसने भी सीखा है जिनसे, जिन्होंने अलकनंदन जी की शिष्य रही है, बहुत बड़े गुरु हैं, उनके शिष्य रही है। तो हमने ये देखा है, हम लोग टाइम की पंक्चुअलिटी 10:01 पे भी आपको क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया जाता हम लोगों को। फिर ये भी नहीं, क्लास खत्म हो गई तो मतलब क्लास में आपको बाहर निकाल देता, बाहर चले जाओ नहीं, जब तक क्लास चलती रहेगी आप भले ही बाहर बैठो पर बैठो, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई गलती की, एक बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, हमें कुर्सी खींच के मारी गई, हमें चप्पल उठा के मारी गई, जो हाथ में आया वो हमको मारा गया। तो हम लोगों ने वो खाया है, वो सारी चीज़ें सहन करके आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, आज जिस मुकाम पर मैं बैठी हूँ, गीतांजलि बैठी है, सर जहाँ बैठे, संजय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये संस्कार ही है जो हमें आगे तक लेकर गए और लेकर जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से, बच्चों से, जो नए बच्चे, रिक्वेस्ट है कि बहुत शिद्दत से आप लोग रंगमंच कीजिए। आप लोग करेंगे तो मैं सच बता रही हूँ, आप लोग को खुद 2 साल बाद अगर आप गीतांजलि के पास सीख रहे हैं, सर के पास सीख रहे हैं, या बाकी गुरु जैन के पास सीख रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर जो बात है ना वो दूसरों में नहीं होगी। मैं बेसिकली एडवोकेट भी हूँ, तो मैं बताऊँ आपको, मैं कोर्ट में जाती हूँ ना तो लोग पलट के देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑरा होता है। सर बैठे हैं, सर को देखिए, आप जितने लोग थिएटर वालों को देखिए, वो एक अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग लगते हैं, दुनिया से अलग है, उनकी पर्सनालिटी होती है। क्योंकि हम बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ जो आम पब्लिक नहीं सीखती ना, जो आम जनता नहीं सीखती, वो हमारे अंदर होता है, इनर में होता है हमारा। सीख के इतना बौद्धिक स्तर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम जहाँ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि मुनि और जो साधु संत होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो निकलते हैं, लोगों ने देखते हैं कुछ तो बात करते हैं, तो वही जो तेज होता है ना, फ्लोनेस होती है, जो तेज होता है। आज हम गीतांजलि हमारे भोपाल में आती, तो हम सब लोग सोचते हैं कि अरे गीतांजलि है, मतलब हमारे लिए, मेरी फ्रेंड है भले, लेकिन इसका जो वहाँ पे वर्चस्व है भोपाल के अंदर, आप लोग शायद नहीं जानते, शायद क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो यहाँ ग्वालियर में शायद इनकी इतनी पूछ नहीं है, लेकिन भोपाल में बहुत पूछ है इनकी। भोपाल में आजकल बॉम्बे में भी काम कर रही, तो ये थिएटर से नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि बड़े लोग हैं, जितने अगर माता पिता यहाँ पर बैठे, सब अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल ज़रूर थिएटर सिखाइए। और सर की बात के लिए कहूँगी, छोटी सी हंसी वाली बात है कि एक लड़की वाले आए, थिएटर वाला बंदा गया, तो पूछा कि क्या करता है, थिएटर करता है। करता क्या है? थिएटर करता है। अरे करता क्या है वो? तो थिएटर करता है। बार बार ये बोलते हैं कि आदमी क्या करता है, पैसा क्या कमाता है? तो सर ने जैसे कहा कि कमर्शियल कीजिए, तो मैं सबकी बातों पे निचोड़ बोली, कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन थिएटर होना चाहिए। मेरे साथ हुआ 25 साल में लड़की देखी गई थी, तो पिताजी से पूछा गया कि आपका करता क्या है, उन्होंने यही उत्तर दिया था कि थिएटर करता है। अरे ऐसे वो तो बहुत बात का अपने आप करनी पड़ी भाई। 25 साल की उम्र में 5 करोड़। वैसे तो इस चर्चा को चला गया तो काफी लंबी, लेकिन समय की कमी होने के
जब भोपाल में अक्सर अकेला हुआ करता था तो घर से खाना बनाकर लाने वाली मेरी बहन विभा श्रीवास्तव अक्सर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में, तो रंगमंच आपको रिश्ते भी देता है बहुत अच्छे जो कभी नहीं टूटते। तो मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूँ और गीतांजलि दीदी को माइक देता हूँ कि सभी हमारे वक्ताओं का आभार व्यक्त करें। वैसे तो सब हमारे घर के ही लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम में सब लोग अपने समय निकाल कर आए। घर के देव यदि पूछ लेना तो बाहर के देव ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो घर के लोगों से इज्जत देना चालू करिए तो आपको भी बाहर इज्जत मिलना चालू हो जाएगा। तो ये घर के हैं लेकिन सभी पूजनीय है। मैं आप सबका विमेंस नाट्य संस्था और मेरा मंच की ओर से हार्दिक आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि हम सुबह से शाम तक बैठे तो भी ना पूरा हो, लेकिन मैं मेरा ये सब जो रंग संवाद हुआ उससे अंदर सो प्रेरणा जो मेरे अंदर आई है वो ये है कि मैं ट्राई करूँगी कि महीने में एक बार किसी भी एक बंदे को बुलाकर एक क्लास करूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे, चाहे अनुभव ही दो। ज्ञान 2 तरह का होता है, एक अनुभव से और एक किताब में। यदि किताब को हम डिनाई कर दे तो अनुभव को भी हम इस तरह से बोलते हैं। मेरे लिए वो सारे व्यक्ति पूजनीय है जो रंगमंच कर रहे हैं, चाहे वो 2 साल से रंगमंच कर रहा हो या 200 साल से कर रहा हो। तो यदि हम सीखने की प्रोसेस में हैं तो मैं यहाँ से सबसे जो बैठे हैं उनसे ये कहूँगी कि आप समय निकाल के महीने में एक बार सर आइए, जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए और उससे एक प्रथा निकलेगी। मैं चाहती हूँ कि रंग संवाद भी कंटिन्यू होता है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती